अस्सलाम वालेकुम। इब्न इंशा किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ये अपनी हल्की-फुल्की तहरीरों और मज़ाह निगारी में बहुत मरूफ़ हैं। उनकी एक किताब जो कि असल में सफ़रनामा है, दुनिया गोल है के नाम से शाया हुई। इसमें इब्न इंशा का सफ़रनामा बयान किया गया है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की उन्होंने सैर की। तो ये सफ़रनामा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। आवारा तरबादा। हमारी आवारागर्द की डायरी हमारी अपनी ज़ात के बरक्स खासी मकबूल साबित हुई। 5 महीने में पहला एडिशन निकल गया। इसका असर मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ हुआ। बाज़ों ने इसे पढ़ते ही सर रखते सफ़र बांधा, टिकट कटाया, बीवी बच्चों की बलाएं लीं और आंसू पीकर यूरोप रवाना हो गए कि अदवाइन की रस्सी से खुलने वाले होटलों और उनके हमाम बाद गर्द गुसलखानों की ज़ियारत करें। बाज़ों ने कहा कि थोड़े दिल वाले थे और मुहिम आजमाई का हौसला नहीं रखते थे। अपना लिपटा हुआ बिस्तर खोल दिया कि अगर परदेश में यही कुछ होता है तो हम सयाहत से भर पाए। हत्ता के बाद ट्रैवल एजेंसियों के कारोबार पर भी जद पड़ी और उन्होंने मुतालबा किया कि इस किताब पर पाबंदी लगाई जाए। बैरूनी ममालिक में जिन होटलों और शहरों का अजाला हैसियत उर्फ़ी हमारे कलम से हुआ, उन्होंने भी एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मुसन्निफ़ को कोई और सज़ा नहीं दी जाती तो कम अज़ कम इतना किया जाए कि इस किताब का किसी मुहज़्ज़ब यानी यूरोप की किसी ज़बान में तर्जुमा न छपने दिया जाए। चूँकि यूँ भी कोई मुतरजम इसे किसी जनाब में तर्जुमा करने और कोई पब्लिशर इसे छापने को तैयार न हो रहा था, लिहाजा हमें ये मुतालबा मानने में ज़्यादा दिक्कत ना हुई। खुद हमने अपनी तमाम किताबों के हकूक़ तर्जुमा जो अपने हक़ में महफूज रखे हैं और किसी को तर्जुमा करने या छापने की इजाज़त नहीं देते, तो इसमें भी एक हिकमत हमारे चीन के सफ़रनामे की शोहरत सुनकर खान साहब यानी हमारे वफ़द के लीडर प्रिंसिपल इब्राहीम खां डाके से फरमाइश ही करते रह गए कि हमें भी दिखाओ तुमने हमारे बारे में क्या लिखा है। चूँकि देरीना और मुखलिसाना ताल्लुकात को ख़त्म करना मकसूद न था, लिहाजा हमने उन्हें बताया कि एडिशन हाथों हाथ ख़त्म हो गया। आइंदा एडिशन की सबसे पहली जल्द आपकी नज़र की जाएगी। पूछिए तो हम बैनुल-लिसानी तर्जुमों के असूली तौर पर ख़िलाफ़ हैं। खुद प्रिंसिपल इब्राहीम खान ने जो इसी का सफ़रनामा बंगला में लिखा था, इसका एक हिस्सा हमने पढ़वा कर सुना। हमारे अखलाक और शराफत और आली दिमागी की बहुत तारीफ़ की गई थी और आखिर में लिखा था कि इब्न इंशा साहब की तहरीर बड़ी पुरलुत्फ़ होती है। उनको बिलाशुबा उर्दू का मुल्ला दो प्याज़ा कहा जा सकता है। ये ज़र्री राय किसी उर्दू वाले के हाथ लग जाती तो। जब हम दुनिया के गिर्द सफ़र पर रवाना हुए तो हमें मालूम था कि दुनिया गोल है। इसलिए हमारे सरवक्त के आर्टिस्ट की तरह हमें भी अंदेशा था कि कहीं अपने बिस्तर और सूटकेस समेत उल्टे खला में न गिर जाएं। हमें अपनी फ़िक्र तो कम थी क्योंकि हम तो गिरते ही रहते हैं। सामान का ख्याल ज़्यादा था। गनीमत है कि सलामती से वापस आ गए। कायदे से सिर्फ इस एक सफ़र की रुदात पर भी दुनिया गोल है का सरनामा लग सकता था, लेकिन कुछ फालतू सफ़र भी हमने कर रखे थे, वो भी इसमें मिला दिए। यूँ तो हमारी आवारगी हमारे 1961 के सफ़र यूरोप से शुरू होती है और 1963 में हम ईरान से फ़ारसी बोलते और 1964 में लंका से वहाँ की मलाहत बातों पर जान छिड़कते लौटे थे। लेकिन 1966, 1967 और 1968 हमारे लिए सयाहत के भरपूर साल थे। पूर्व और पश्चिम हमारी वहशत का सहरा थे। इन्हीं सालों में हमारे दोस्तों ने भी मशहूर किया था कि पाकिस्तान तो हम कभी कभी आते हैं, वो भी सिर्फ हजामत कराने और कपड़े धुलवाने के लिए, क्योंकि दूसरे मुल्कों में इन कामों की ज़रूरत ज़्यादा है। 1988 में हमारा पहला सफ़र चीन का था। चीन अपनी ज़ात से एक दुनिया है, अगरचे इतनी ज़्यादा गोल नहीं है। इसकी रुदात से हम शताब्दी से फारिग हुए, बल्कि चलते हो तो चीन को चलिए का चौथा एडिशन हाल ही में आया है। इस सफ़र में तनहा ना थे। अदीबों से है चैन से लौटे तो मई 1966 में जापान रवाना होगा। जो कुएं यार से निकले तो सुए दौर चले, बस एक हफ्ते का फसल बीज में रहा होगा।
जापान यूनेस्को के मेहमान थे। इस सफ़र का टोक्यो का बाब तो इस सफ़रनामे में शामिल, लेकिन हांगकांग का अहवाल ज़रूर शामिल है। 1967 ही की जुलाई में हमने अंकारा की एक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तरफ से शिरकत की, और इसी साल के सितंबर में हमारा 3 माह का तरबीती दौरा हमें यूरोप और मशरक़ वस्ती ले गया, जिसकी रुदाद आवारा गर्द की डायरी में आई है। 1968 के अप्रैल में हम कुआलालंपुर में देखने गए। सितंबर में यूनेस्को के एक जलसे के लिए सिंगापुर में थे, और नवंबर में सचमुच दुनिया की गोलाई नापने पर निकल गए। इस सफ़रनामे में उसकी दास्तान अधूरी है, सान फ्रांसिस्को पर ख़त्म हो जाती है। हालांकि इसके बाद कई पड़ाव पड़े, शिकागो, सेंट लुई, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क, और वहाँ से जकंद बजकंद स्वीडन और तुर्की। तुर्की में अब के अंकारा के अलावा मौलाना रूम के शहर कोनिया की ज़ियारत का भी मौका मिला, और हमने दरवेशों का रवायती रक्स भी देखा। इस सफ़र की दास्तान अधूरी क्यों रही, ये भी सुन लीजिए। हम अभी कराची से चलकर सिंगापुर पहुंचे थे कि सदर अयूब खां का राज सिंहासन डामाडोल होने की खबरें आने लगीं। जलसे, जुलूस, हड़तालें, मुजाहरे वगैरह। हमारे अमेरिका पहुंचने तक उनमें ऐसी शिद्दत पैदा हुई कि हमारे रफ़ीक़ सफ़र फजल बारी साहब की भूख उड़ गई कि वो बाकायदा साहिब फराश हो गए। वो मशरक़ी पाकिस्तान के वज़ीर सेहत थे। उनका कहना था कि अयूब खान नहीं रहेगा तो मुन्नम खान भी नहीं रहेगा, और मुन्नम खान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेगा, तो मुन्नम खान भी नहीं रहेगा, हमारा भी मिनिस्ट्री जाएगा। दूध पीते और फरियाद करते थे और दूध पीते थे। लंदन पहुंचने तक उनका मोराल इतना गिर चुका था कि हमसे दुआ सलाम किए बगैर ढाके जाने वाले जहाज़ में बैठ गए, और वाकई वहां जाते ही गद्दी से उतर गए। सान फ्रांसिस्को तक तो हम लिख लिख चिट्ठियां दर्दां दियां भेजते रहे। फिर सोचा कि इस गोगा आराई में हमारे किस्से कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा। बस हमने भी आह आह ना की, हम भी चुप रहे। हमारी तबीयत का कायदा ये है कि जो फिल फौर लिख लें सो लिख लें, जिसको कल पर टाला खुद ही परसों पर टल गई। खैर, मियाँ आज़ाद, जो बंद गया मोती है, जो रह गया वही बहुत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। फिलिपाइन 1967। जाना हमारा फिलिपाइन और डरना बात बात पर। अगर किसी मुसाफिर की कोई नकदी या कोई कीमती चीज़ या दस्तावेज़ात वगैरह होटल के कमरे से गुम हो जाएं, तो होटल हाजा कतई जिम्मेदार ना होगा। मेहमानाने अजीज़ को खबरदार किया जाता है कि ख्वाह चंद लम्हे के लिए भी कमरे से बाहर जाएं, कमरे में कोई कीमती चीज़ ना छोड़ें, और दरवाज़ा मुकफ्फल करके बाहर निकलें। रात को कमरे में सोते वक्त दरवाजे की दोहरी चटखनियाँ भी ज़रूर चढ़ा लें। होटल हाजा किसी मुसाफिर के कमरे में सिनफ मुखालिफ के किसी रुकन का आना मुस्तहसन नहीं समझता। अगर कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान कमरे के बैरे या होटल के स्टाफ के किसी और रुकन से मिलाकर कुछ कर ले, तो होटल खुद को बरिज़िम्मा समझेगा। हम अपने मेहमान अजीज़ को यकीन दिलाते हैं कि हम उसकी ऐसी खिदमत करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखे। ये उस होटल के कमरे में लटके हुए नोटिस की नकल मुताबिक असल है। हर चंद के ये होटल यहाँ के काबिल एतबार तरीन और मुअज़्ज़ज़ होटलों में गिना जाता है। ताहम मेहमान के जानो माल सलामती की गारंटी देना दूर अंदेशी के खिलाफ समझता है। लिहाजा इस वक्त भी, जबकि रात के 11 बजे हम ये सतूर लिख रहे हैं, कमरे की न सिर्फ दोनों चटखनियाँ लगी हुई हैं, बल्कि लिखने की मेज़ दरवाजे से भिड़ा कर अपना सूटकेस उस पर रख दिया है। शाम के झटपटे के वक्त खिड़की के पीछे एक चेहरा नजर आया था। हमने खिड़की खोलकर मौसूफ से कहा कि ए जाने कैस, तेरा इरादा किधर है? बाला आपकी खिड़की के शीशे साफ करना चाहता था। हमने कहा कर लो, लेकिन सिर्फ शीशे साफ करना। बाला, मुझे नहीं मालूम था कि आप कमरे में आराम कर रहे हैं, फिर किसी वक्त आकर कर लूँगा। रूम बॉय से हमने 9 बजे ही कह दिया था कि खाना खा चुके, चाय हम पी चुके, अब हम आराम करेंगे, तुम भी आराम करो। फिर भी दोबारा दरवाज़ा खटखटा कर पूछ चुका है कि और कोई खिदमत। सोचने की बात है, मनीला के होटल वाले गरीबुल वतन मुसाफिरों के आराम व आसाइश के बारे में कितने फिक्रमंद रहते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। काबुल के होटल का रूम बॉय तो ऐसा इस्तग़फ़ार का मारा हुआ था कि आवाज़ देने पर भी ना आता था। उसने पूछ लिया था कि साहब कब और किस रोज़ जाएगा।
बस उस रोज़ वक्त निकाल कर बख्शिश लेने ज़रूर आ गया था। जब भी हम कहीं सफ़र का इख्तियार करते हैं, लोग तरह तरह के मामले में हमें सर्दी से डराया गया था। मनीला के बारे में सर्दी का उज़्र नहीं चल सकता था, क्योंकि यहाँ 12 महीने गर्मी रहती है। लिहाजा चोरी चकारी का जिक्र ले बैठे। कराची में हमारे एक जर्मन दोस्त हैं, अक्सर सफ़र करते रहते हैं। हमने उससे आशीर्वाद चाही तो बोले, मनीला मियाँ अखबार पढ़ा है, इस वक्त जराइम के मामले में सबसे आगे निकला हुआ है, साइगोन और न्यूयॉर्क से भी। जी पढ़ा है। फिर मत जाओ, जाना ज़रूरी है। वहाँ चोरी ज़रूर होती है, जेब ज़रूर कटती है, अपने साथ कोई रकम लेकर मत जाना जी। जी अच्छा। टैक्सी वाले बड़े बदमाश हैं। एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठो तो रास्ते में घुमा कर किसी वीरान इलाके में ले जाते हैं, मुसाफिर को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और सूटकेस लेकर गायब हो जाते हैं। लिहाजा अपने साथ सूटकेस ना ले जाना। जी बहुत मुनासिब। मेरे एक दोस्त के तो उन्होंने कपड़े भी उतार लिए थे, तो क्या कपड़े भी पहन कर ना जाऊं? बोले, ये मैं नहीं कहता। हाँ, सबसे बड़ी कबाहत यह है कि वहाँ किसी की आबरू महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की एक मेम साहब वहाँ तनहा गई थी। हमने कहा, जिस कौम की आबरू का आप हवाला दे रहे हैं, उसका हमारे मामले पर इतलाक नहीं होता। मुसीर होकर कहने लगे, मैं फिर कहता हूँ मत जाओ। ज़रूर जाएंगे, हमने कहा। हम समझ गए थे कि ये फरंगी आदमी है, नहीं चाहता कि हम किसी एशियाई से शीरो शकर हों, किसी किस्म का ताल्लुक़ कायम करें। जायज़ और नाजायज़ की बहस तो बाद में आती है। ये अच्छा है कि हमारे फ़िलिपानी दोस्त बेनी पायो को हमारा ख़त मिल गया था, इसलिए वो अपनी फरलांग भर लंबी कार लेकर हमें लेने मनीला एयरपोर्ट पर आए हुए थे। एक और बुज़ुर्ग भी एक बैनुल अक़वामी इदारे की तरफ से हमारी पेशवाई को मौजूद थे। ये कौम के भारतीय थे। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। बाले, तो अच्छा, अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं? ठीक है, फ़लाँ होटल में आपका बंदोबस्त है। थोड़ा महंगा है लेकिन निस्बतन महफूज है। आप उनसे कह दीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के काम से आए हैं, थोड़ी सी रायत भी शायद कर दें। बेनी पायो टोक्यो की कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ थे। यहाँ उनका बहुत बड़ा मतबा और नशर व इशाअत का कारखाना है। यहाँ की YMCA के भी नायब सदर या सेक्रेटरी वगैरह हैं। मनीला की खूबसूरत खलीज के साथ साथ आलीशान और खुशवज़ा इमारतें देखते शहर को चले। रोज़ा हमारा दीगर दिनों की तरह इत्तेफाक से उस रोज़ भी नहीं था। लिहाजा खुश चेहरा और खुश अदा हसीनाओं के चेहरों पर भी उछलती और गैर उछलती नज़रें डालते जा रहे थे कि कुफराने नेमत ना हो। हमारा हाथ बेख्याली में थोड़ा कार की खिड़की से बाहर निकल गया। मुमकिन है किसी की मुस्कुराहट के जवाब में हमारे सलाम करने की ख्वाहिश में ऐसा हो गया हो। बहरहाल बेनी पायो साहब ने फ़ौरन डांटा कि हाथ अंदर करो। हमने कहा, गलती हो गई, वाकई एक्सीडेंट होने और हाथ को गुजाद पहुंचने का अंदेशा है। कराची में एक शख्स ने इसी बस की खिड़की से हाथ बाहर निकाला था। बोले, इस किस्म के हादसे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पाकड़ मार बाकमाल हाथ मारकर घड़ी उतार लेते हैं। चलती कार में जाते मुसाफिर की भी। चलती कार में जाते मुसाफिर की भी? जी हाँ। हमने उसको बताया कि कराची में एक जर्मन एशियाइयों से हमारे ताल्लुकात ख़राब करने के लिए ये कह रहा था। बोले, ठीक कह रहा था, और देखो शाम को चहलकदमी का शौक़ है तो उसे कराची वापस जाकर पूरा करना। तुम्हारे होटल के आसपास जो बाग है, आबो हवा तो उसकी अच्छी है, लेकिन अगर उसमें कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे, सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगे या दावते गुनाहों सवाब दे, तो अपना पढ़ा लिखा विचार लेना। वहाँ तुम्हें ऐसे शोख और तन्नार हसीन भी नजर आएंगे कि तुम्हारा जी लौट जाए, लेकिन उनमें से बेशतर लड़के हैं, लड़कियों का बेस बनाए हुए हैं, टूरिस्ट को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर सब कुछ लूट कर धक्का दे देते हैं। हमने कहा, पुलिस तो हो गई, लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए हम बेरारवी के लिए एहतियातन थोड़ी सी गुंजाइश रखना चाहते थे। हंसकर बोले, वो उन लोगों के साथ मिली हुई है, तो गोया जहाँ जाए आदमी अकेला ना जाए, किसी फिलिपानी दोस्त के साथ जाए। फरमाया, ऐसा फिलिपानी दोस्त कहाँ मिलेगा जो हम वक्त आपकी मुसाहबत करे? फिर बाज़ इलाकों में तो शाम के बाद भी जाने की हिम्मत नहीं। हमने कहा, तुमने तो हमें डराया, हम पैदल चलेंगे ही नहीं, हमेशा टैक्सी में जाएंगे। बोले, टैक्सी वाले ही तो इन जराम पेशा ग्रोहों के एजेंट हैं, यही तो मुसाफिरों को घेर कर ले जाते हैं। लिहाजा ख़वातीन व हज़रात,
हर चंद के हमारा एक हफ्तावार क़याम यहाँ क़याम है, लेकिन हमारा मनीला का सफ़रनामा इससे आगे चलता नज़र नहीं आता। जब हम अपने पर कर्फ्यू लगाकर होटल के कमरे में मुक़य्यद हो बैठेंगे तो लिखेंगे क्या कि इस बात पर इतनी इस्तात नहीं कि अपने साथ मुसल्ला गार्ड रखें। आज पब्लिक लाइब्रेरी के नीचे बर्तनों और रेफ्रिजरेटरों वगैरह की एक नुमाइश में जाने का इत्तेफाक हुआ। देखा कि वहाँ भी हर स्टॉल पर मुहाफ़िज स्टेन गन लिए खड़े हैं। शाम को एक पाकिस्तानी दोस्त ने फ़ोन पर हमें याद फरमाया। हमने कहा, जनाब आप खुद तशरीफ़ लाकर हमें होटल से अपने साथ ले जाएं तो बंदे को उज़र नहीं। चुनाचे वो ले गए। अच्छी खातिर मदारत की वहाँ भी उन्होंने और उनकी बेगम ने, जो खासे दिनों से यहाँ हैं, ऐसे किस्से सुनाए कि हमारी गिग्गी जो अब तक ना बंदी थी बंद गई। उन्होंने कुछ मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों का किस्सा सुनाया कि टोक्यो जाते हुए एक शब को मनीला में ठहर गए थे। लंबे तगड़े जवान थे। शाम को शहर की सैर को निकल पड़े। एक बार नज़र आई, उसमें घुस गए। बार में रूमानी फ़िज़ा पैदा करने के लिए नीम तारीकी का इंतज़ाम रहता है और फिर मुसाफिर नवाजी के दीगर इंतज़ामात भी होते हैं। एक दो पैक के बाद उठने लगे तो साकी दोशीज़ाएँ गले का हार हो गईं कि साहिबो अभी से कहाँ जाते हो? रुए गुल सेर नदीदम व बहार आखिर शुद्ध। फिर कुछ ठहर गए और तमाशाए अहले करम देखा। आखिर जब 11 बजे बरामद हुए और थोड़ी दूर जाकर सूदो ज़ियां का हिसाब लगाने के लिए जेबों में हाथ डाले तो क्या देखते हैं कि बटुए में यही कारीन कराम, आपको अंदाज़ा गलत है। बटुए गायब नहीं, फ़कत उनमें से रकमें गायब थीं। किसी के 100 पाउंड गए, किसी के 200 पाउंड। हमें खबर मिली तो चंदा करके उनको ज़ादे राह के लिए चंद डॉलर दिए गए। ये हमारे दोस्त कुछ अरसे पीकिंग में भी रहते थे। उनका कहना है कि वहाँ हमारी आदतें ख़राब हो गई थी। ना कभी सूटकेस बंद किए, ना घर को ताला किया, मानी कुंडी लगाई। जब चाहो जहाँ चाहो घूम आओ। ना सामान की फ़िक्र, ना बच्चों के मतलब कोई अंदेशा। यहाँ चंद ही दिन में पै दर पै नुकसान उठाने के बाद एहसास हुआ कि हम कम्युनिस्ट माशरे में नहीं, आज़ाद दुनिया में हैं। और फ़िलिपाइन तो खैर से अखलाक के अलावा सियासी तौर पर भी ऐसी आज़ाद दुनिया है कि उनके माई बाबा अमेरिका ने तो फ़कत चीन ही कोई तस्लीम नहीं किया और रूस के अलावा चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया वगैरह को भी नहीं, ताकि इनमें से किसी रब्त ज़ब्त की आलाइश से आज़ादी को गुजंग न पहुँचे। हमारे अहबाब जानते हैं कि हमने कुदरत से ऐसा नरम और गुदास दिल पाया है कि रात को भूत का कोई किस्सा सुन लें या कहानी पढ़ लें तो बाज़ ज़रूरी हाजात के लिए भी बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाते। ये तो फिर चोरों और गिराकटों और बदमाशों के किस्से थे। भूत प्रेत तो फ़कत डराते हैं, वो भी डरने वालों को। चाकू, खंजर और आतशी असलाह के इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा कुदरती था कि हमारे ये दोस्त ये सारे किस्से बयान करने के बाद हमसे कहते कि अच्छा अब अपने होटल जाओ, तो हम जाने से इनकार कर देते। हमने कहा, मियाँ खुदा का खौफ करो, इस अंधेरे में हमें तन्हा भेजते हो। बोले, हौसला करो, निशान मर्द मोमिन बा गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे ओस्त। हमने कहा, ये वो खौफ नहीं जो इकबाल के शेरों से दूर हो जाए। लेकिन खैर, हमने गलती की कि टैक्सी ड्राइवर को का तनो तोश ना देखा। टैक्सी में थोड़ी दूर जाने पर गौर किया तो चेहरे पर जुर्म और स्याकारी की लकीरें साफ नजर आईं। टैक्सी निकाली भी उस वीरान रास्ते से और होंठों पर भी इसकी शैतानत आमेज मुस्कुराहट थी। हमने जितनी दुआएं याद थी पढ़नी शुरू की, लेकिन एक भी पूरी न पड़ी गई। इज़्तिराब के बायस बीच ही में भूल जाती थी। आखिर जब अपने होटल का चेहरा नजर आया तो हमने हयात ताज़ा पाई। मीटर में 55 संतादो हुए थे। हमने एक पैसवाए दिया और बाकी 45 संतादों के लिए हाथ फैलाया। वो सितमगार बोला, क्या मतलब, टिप नहीं दोगे? हमने शेर चश्मी से कहा, हाँ हाँ, हम भूल ही गए थे, बख्शिश है और बख्शिश रख लो। पहले ही रोज़ हमने बैरे को सुबह सुबह बुलाया और कहा कि नाश्ता लाओ, चाय, मक्खन, टोस्ट और अंडे। देखो, ये जो तुम लोग अंडों के साथ सूअर के गोश्त के कतले वगैरह रख देते हो, हमें नहीं चाहिए, समझे? बोला, फ्राइडे। हमने कहा, फ्राइड की तखसीस नहीं, हम मुसलमान हैं, ये हराम चीज़ किसी दिन भी नहीं खाते, खाली अंडे लाना, समझे? वो फिर बोला,
फ्राइडे। अब हमारी समझ में आया कि क्या कह रहा है। हमने कहा, हाँ हाँ फ्राइड, भाग जाओ, जल्दी लाओ। वो लाया। अंडे बेशक 2 थे, प्यालियाँ 2 से कुछ कम और टोस्ट 1 के 2 किए गए थे, और मक्खन इतना कम कि टोस्ट तो बड़ी चीज़ है, किसी आदमी को भी लगाएं तो खुश ना हो। अलबत्ता बिल में इस कंजूसी की कसर निकाली गई थी, 5.5 रुपये। खैर, हमने अपना ज़र खाया, चाय कम पी, खून के घूंट ज़्यादा पिए और काम पर निकल गए। अजब इश्क किया है, सब्र भी करो, इसमें तो यही कुछ होता है। लेकिन अपने मेयार ज़िंदगी का इतना बुलंद हो जाना हमें कुछ पसंद ना आया। दूसरे रोज़ ये सोचकर कि शायद कमरे में नाश्ता मंगाने से फ़र्क पड़ा होगा, हमने नीचे डाइनिंग हॉल में जाकर उन्हीं चीज़ों का ऑर्डर दिया। बिल आया तो 8 रुपये। हमने कहा, बरादर ये किस चीज़ का बिल है? बुलाओ मैनेजर को, हमें अलग अलग बताओ कि चाय कितने की है, अंडे कितने के हैं और इस टोस्ट के क्या दाम है कि ज़रा पंखा तेज़ चले तो उड़ जाए। फर्दन फर्दन तो उनकी कीमतें इन भले मानसों ने हमें फिर भी न बताई। ये उनका तिजारती राज होगा। हाँ, बिल को कम करके 4 रुपये कर दिए। हमने गर्ज कर कहा, पहले 8 रुपये क्यों लगाए थे? बोले, हिसाब जोड़ने में गलती हो गई। गलती तो इंसान का खासा है, जो गलती नहीं करता वो इंसान नहीं। लेकिन मालूम हुआ कि उन लोगों को इन मानों में इंसानियत कुछ ज़्यादा ही अता हुई है। शाम को एहतियातन पूछा कि हमारे कमरे का क्या किराया है। होटल के काउंटर पर जो निर्खनामा लगा था उसके हिसाब से 42 रुपये बनता था, और हमें अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर जो 20% रायत की बशारत दी गई थी वो लगाकर 34 रुपये से भी कम होने चाहिए थे। इसमें नाश्ता शामिल नहीं। लेकिन होटल के मैनेजर ने खंदा पेशानी से कहा कि जनाब, आपसे कोई ज़्यादा थोड़ा ही लेंगे, 50 रुपये है। 50 रुपये और 20% की रायत क्या हुई? बोले, वो निकाल कर ही तो 50 रुपये बनते हैं, वरना तो 62 रुपये थे। लेकिन तुमने निर्खनामे में तो कुछ और लिखा है। जी हाँ, लेकिन आपके कमरे में टेलीविज़न भी तो है, तो ये 15-16 गोया टेलीविज़न देखने या ना देखने का जुर्माना है, क्योंकि हमें तो इसकी फुर्सत ही नहीं है। तुमने हमें पहले क्यों ना मतला किया? बोले, बहरहाल 50 रुपये होंगे। हमने कहा, फ़ौरन हमें कोई और कमरा दो या टेलीविज़न उठा लो। मालूम हुआ कि लुटने या जेब कटवाने के लिए यहाँ होटल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ये काम होटल में भी होता है। और सशना खंजर के बगैर इसका हतमी सबूत यूँ मिला कि हम एक ख़त घर पोस्ट करना चाहते थे। काउंटर पर कहा कि हमें इसके स्टाम्प दीजिए। मैनेजर ने कहा, जिस आदमी के पास स्टाम्प हैं तो वो इस वक्त नहीं है, आप हमें दे दीजिए, हम पोस्ट करा देंगे और पैसे आपके बिल में लगा देंगे। हमने कहा, ठीक है। कल जो हमने कारीन जंग के नाम मनीला से पहला खत पोस्ट करना चाहा तो फिर काउंटर पर दिया। पाकिस्तान को खत 50 संता 2 यानी आधे पैसों में जाता है, 12 आने समझिए। चूँकि कई सफ़े का खत था, लिहाजा हमने कहा कि इसका वज़न करके बताओ कि कितने पैसे लगेंगे। उस शख्स ने कहा कि इसका वज़न 4 रेट है, 55 संता 2 फी रेट के हिसाब से 200 पैसों 20 संता 2 हुए। हमें हैरत तो हुई, लेकिन खैर उनसे कहा कि इसके टिकट दीजिए। वो फिर कहने लगा, इस वक्त टिकट वाला क्लर्क नहीं है, आप फिक्र न कीजिए, हम पोस्ट कर देंगे। खत तो उन्हें दे दिया और साथ पैसे भी दे दिए। एक पोस्ट कार्ड हांगकांग भेजना था, उसके उन्होंने 35 संता 2 बताए, वो भी नज़र किए। लेकिन अब हमारे दिल में ये अंदाज़ा पैदा हुआ कि जाने ये लोग पोस्ट करते भी हैं या नहीं। पैसों की बात नहीं, लेकिन इतना लंबा खत हमसे दोबारा न लिखा जाता। लिहाजा हमने फैसला किया कि बड़े डाकखाने में जाकर खुद पोस्ट करेंगे। बड़े डाकखाने वालों ने वज़न किया तो कहा 2 रेट वज़न है जनाब, 1 पैसों लगेगा। हमने कहा, फिर वज़न कीजिए, 4 रेट तो नहीं है। उन्होंने कहा, जी नहीं, 2 है, 1 पैसों ही लगेगा। और कार्ड पर 30 संता 2। होटल ना हुआ, मुसाफिरों की मोमियाई निकालने का कारखाना हो गया। ये सच है कि मुसाफिरों की जेबें होटलों में भी काटी जाती हैं। सुना है एक होटल में तो कोका कोला 1.5 रुपया लगाया जाता है, लेकिन ये तो ना होगा कि एक ही चीज़ का आज कुछ दाम लगाया है, कल कुछ और ना खतों के टिकटों वगैरह के सिलसिले में यूँ बेईमानी की जाती होगी। रीडर्स डाइजेस्ट ने जनवरी 1967 के शुमारे में एक बेशक लिखा है कि बेईमानी मनीला वालों का ज़ाब्ता हयात है। ब्लैक मार्केट कौमी खासा है,
और दूसरी जंग के बाद से चोरी चकारी, कत्ल व गारत वगैरह अब इनका लाजमा ज़िंदगी बन गए। लेकिन ऐसा कहना ज़्यादती होगा। पूरी फिलिपानी कौम को जराइम पेशा कहने की जसारत सिर्फ रीडर्स डाइजेस्ट ही कर सकता है। अगर किसी किस्म की अखलाकी गिरावट वगैरह मिलती है तो अमरीकियों ही की देन है। फ़कत मनीला की बात नहीं, साइगोन, बैंकॉक, बल्कि हर जगह का जहाँ जहाँ अमरीकियों को पड़ाव है या रहा है, यही हाल है। मनीला में पाकिस्तानी सफारत खाने के मोहम्मद अली खान साहब की वजह से बड़ा सहारा रहा। एक दो वक्त उनकी रोटियां भी तोड़ी। वो और उनकी बेगम कर्म ना फरमाते तो हम विष्णु भोजन खाते और राम राम करते घर लौटते। तफसील इस अजमाल की ये है कि फिलिपाइन वाले हराम शय बड़ी रगबत से खाते हैं। हमारा मतलब रिश्वत से कता नज़र इस वक्त सूअर से है। अब रह गई मछली, तो 18 साल साहिल समुंदर पर गुजारने के बावजूद हमें उससे रगबत नाम को भी पैदा ना हो सके। तीसरी चीज़ बीफ है, यानी बड़ा गोश्त। ये भी हम हतल वसा नहीं खाते, लेकिन यहाँ खाना पड़ा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मालूम हुआ। इसका भेद भी आखिर खुला। एक रोज़ जो हम मोहम्मद अली खान साहब के दौलत खाने पर गए तो देखा कि 2 बकरियां लान में चल रही हैं। हमने कहा, क्यों हजरात, क्या आपको कोई गम नहीं जो बकरियां खरीदी हैं? तब उन्होंने बताया कि क्या किया जाए, यहाँ जो बीफ मिलता है वो मोटे दाने की भैंस या भैंसे का होता है। हमारी तबीयत उस पर आती है पर नहीं आती। मुजाफात से किसी आते जाते से बकरियां मंगवा लेते हैं और एक को ज़िबा करके रेफ्रिजरेटर में रख कर 10 दिन खाते हैं। खैर, हम मुसाफिर ये एहतमाम हर रोज़ कहाँ से करते। कोशिश यही की कि कोई घास पात खाने को मिल जाए, मटर हों या बीन हों वगैरह। मुर्ग से हमारा जी यूँ उठ गया कि एक रोज़ चावल और मुर्ग की करी यानी शोरबे और सालन का आर्डर दे दिया था। आज तक उसकी रोज़ एक रंगत और उलझेपन को याद करके जी मचलाता है। तफरीह के शौक़ में एक रोज़ मकामी स्टाइल के कैफ़े में भी चले गए, जहाँ आईने के ऊपर हर चीज़ की कीमत लिखी रहती थी। ऐन ईरानी होटल का सा नक्शा है और बैरे पानी का गिलास उंगलियां डबो कर लाते हैं और लोग खाना खाकर हड्डियां फर्श पर फेंकते हैं। शक्ल भी होटल वाले की ईरानी की सी थी। बुनियान पहने खड़ा था। हमने कोका कोला तो वहाँ ज़रूर पिया और किसी चीज़ को जी ना चाहा। बाज़ नीम तारीख रेस्तोरानों में तन्हा जाते भी जी घबराता है। 1 से 2 आदमी हो तो हर तरह के खाने के तजर्बे में भी मुजायका नहीं। मोहम्मद अली खान और हमारे फिलिपानी दोस्त जहाँ कहाँ तक साथ देते। हमें तो घूमने और सैर करने का होका है। इनमें से कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। एक दिन पैदल घूमे, टैक्सी हस्बे ज़रूरत लेते रहे, लेकिन बाद में जीपनी पर आ गए। आज हमने अपने आप को हिम्मत और गैरत दिलाई और शहर मनीला का नक्शा और जान दोनों को हथेली पर रखकर पुराने शहर का रुख किया। उसके लिए हमें हजरत दिल से खासी जिरा करनी पड़ी। इसे इस्लाम के मुजाहिदों और सरफरोशों के हवाले देकर गरमाया। दबे लफ्ज़ों में अपने असलाफ का हवाला भी दिया, जिनका पेशा किसी मजबूरी ही की नहीं। खुदकुशी और जान सपारी की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अमल का वक्त आता है तो उनको कोई और ज़रूरी काम याद आ जाता है और संतरे का रस पी लेते हैं। दलीलें तो हमारी यहाँ भी काम ना आई, लेकिन जब हमने कहा कि बेशक राह कठिन है और मुसाइब बेशुमार हैं, लेकिन मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, तो दिल साहब बहुत भिन्नाए और बोले, आखिर उतर आए ना अच्छी हरकतों पर। तुम्हारा क्या, तुम्हारी सारी कौम का ये हाल है कि जो ही लाजवाब हुए इकबाल के शेर पढ़ने शुरू कर दिए। मर्द मोमिन तो तुम हो, मैं जानता हूँ, लेकिन खैर चलो मियाँ चलो। मालूम नहीं इस इलाके का क्या नाम है जहाँ हम रहते हैं, लेकिन रौनक उसकी दीदनी है। खूबसूरत स्टोर, कैफ़े, सुपरमार्केट, होटल, बैंकों की इमारत। बैंक यहाँ इतने हैं कि बेशुमार करने के मुश्किल हैं। बिजनेस बहुत है। बैंकों की इमारतें 14-14 मंजिल ऊंची चली गई हैं। आगे पार्क को पार करके पुराने शहर की तरफ चलो और वो आसार नज़र आते हैं। असल की पुर्तगेज़ी है। फिर वो दरिया है कि जुल्मात के दरिया के असल रंग कुछ और रहा होगा, लेकिन सारे शहर के कीचड़ ने उसे दलदल बना रखा। उसे पार कीजिए और अपनी जेब पाकर से होशियार नासिहों ने जिस रास्ते हमें जाने से मना किया था, कदम खुद ब खुद उधर ही को उठ गए। टेढ़े खस्ता खराब मकान। रजाल यहाँ के कौमी हीरो हैं, जिनकी कब्र हमारे पड़ोस के पार्क में है और जिस पर उर्दू के सिवा हर ज़बान में कलमात अकीदत सब्त हैं। लेकिन ये टेढ़े मेढ़े पुराने शहर के मकानात भी तारीखी हैसियत रखते हैं। मसलन ये तख्ती देखिए,
ये ढंढार मकान रजाल की कमीनगाह रहा है, ये गली वो गली, आबाद गली, वीरान गली। यूं लगता था जैसे सदर के गोआन इलाके में आ गए हैं। कूफे के एक रेस्तोरां में ठेकी ली। हमें देखते ही एक आदमी ने ये लंबा चाकू उठाया और हमारी तरफ खुशमगी नज़रों से देखा। हमने भी उसे खुशमगी नज़रों से देखा, क्योंकि इसके अलावा कर ही क्या सकते थे। इस पर वो इस चाकू से डबल रोटी काटने लगा। मनीला में सवारियां तो भांत भांत की हैं, ट्राम तो नहीं, लेकिन बस है, एक टांगा, बल्कि टंकियासी भी पुराने शहर में चलती है। यूं जानिए कि जैसे साइकिल रिक्शा को तांगे के पहिए लगा दिए जाएं और आगे घोड़ा जोत दिया जाए। पुराने शहर में साइकिल रिक्शा भी नजर आया, लेकिन अगर राज किसी सवारी का है तो जीपनी का है। इंजन और सामने का रुख उसका जीप ही का होता है, लेकिन पीछे तोसी करके चार सीटें एक तरफ और चार सीटें दूसरी तरफ बनाई गई हैं, जैसे हमारे चार सवारियों वाले मोटर रिक्शा हैं, और ड्राइवर के साथ दो आदमी सामने बैठ जाते हैं। जीपनी को जहां जी चाहे हाथ खड़ा करके या आवाज़ देकर रोक लीजिए और लपक कर बैठ जाइए। शहर में जहां भी उतरना है वहां 10 समता तो दे दो और उतर जाओ। सफ़र छोटा हो या बड़ा, इसका किराया मुकर्रर है। इतवार का रोज़ हमने इसी शगल में गुजारा कि जहां जी चाहा उतर गए और दूसरी में सवार हो गए। उसको भी वहीं कहीं रुकवा कर उतर लिए और थोड़ी देर पैदल चलते रहे, फिर किसी और में बैठ गए। ये आखिरी मुज़ाफ़ात के कस्बे केसों सिटी में दाखिल हुई, तब हमें पता चला कि किसी और नगर में आ गए हैं। वहाँ से वापस जीपनी ली, और चूंकि रास्ते का कोई इल्म ना था, नए हाथ बाग पर था न पा था रकाब में, लिहाजा आखिर में टैक्सी ली और कहा चलो माबोए होटल। एक रोज़ हमारा जी फिल्म देखने को चाहा। यहाँ बायल नाम की एक फिल्म लगी हुई है। हम तो खैर को पैकर महसूस में देखना पसंद नहीं करते, लेकिन किसी फिल्म में खुदा हो तो मुजाहरे और शिकायतें करके इसे पहले से बंद करा देते हैं। लेकिन इस फिल्म में खुदा चादर की बुक्कल मारे और हाथ एक लंबी सी लाठी लिए आता है और हजरत इब्राहीम से कलाम करता है। अपने अल्लाह ताला से तो जिसमें मुलाकात का कोई इम्कान नहीं, ईसाइयों के खुदा की ज़ियारत का शौक़ हमें कुशां कुशां ले गया। बाइबल के नाम से उन्होंने अहदनामा कदीम के 6 वाक़यात को फिल्मा रखा है। आदम और हव्वा, बाग़े अदन, हाबील व काबील, कश्ती नूह, मनारा बाबल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनमें बाब पैदाइश की मंजर कशी तो खासी उकता देने वाली है। आदम और हव्वा भी कुछ जचे नहीं, साफ अमेरिकी एक्टर मालूम होते हैं। बाग़े अदन का नक्शा भी यूं ही सा है। इससे तो गांधी गार्डन अच्छा बहकाने वाला सांप तो हमें नजर नहीं आया। अम्मा हव्वा ने खुद ही बहक कर सेब तोड़ा और मज़े से खा लिया। दाना गंदम की रवायत शायद हमारे यहाँ की है, और जो तोजी इस किस्से की जाती है, इसके लिहाज से यही बरमहल है। हाबील और काबील की अदाकारी भी ऐसी है कि मालूम हुआ कोई पाकिस्तानी फिल्म देख रहे हैं। हाँ, इन सब की तलाफी कश्ती नूह वाले हिस्से में हो गई। कश्ती बनाना, इसमें जानवरों का आना, और फिर बाबा नूह की शख्सियत बहुत ही बाकमाल एक्टर जॉन हटन और इस वक्त जो रूपदार रखा था, इसमें बिल्कुल हमारे मखदूम मतलबी फरीदाबादी नजर आते थे। मनारा बाबल की तबाही का नक्शा भी अच्छा है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला किस्सा हमें इतना पसंद नहीं आया। याद रहे कि हम तो हज़रत इस्माइल को ज़बी मानते हैं, लेकिन ईसाई हज़रत इसहाक को इस कहानी में ये मकाम देते हैं। बहरहाल, इतना अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं था। हाँ, हज़रत इब्राहीम की बीबी एवा गार्ड अपने को छुपाने में बिल्कुल कामयाब नहीं रही। यहाँ वलायत की तरह फिल्म मुसलसल चलती रहती है, किसी भी वक्त चले जाइए। ऐसा अक्सर होता है कि आखिरी निसफ हिस्सा पहले और पहला हिस्सा बाद में। हमारे साथ भी यही हुआ। हम जब सिनेमा में दाखिल हुए तो हज़रत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म मिला था, और वो लकड़ियाँ तलाश करते फिरते थे। दुनिया को पैदा होते हमने उसके बाद देखा। खैर, जिक्र फिल्म का नहीं, सवारियों का था। गैलेक्सी सिनेमा से फिल्म देख कर निकले तो 6:30 बजे का आलम था। हमें तो ये भी मालूम ना था कि ये जगह कहाँ किस तरफ को है, किधर है। एक साहब अपनी कार में छोड़ गए थे। अपनी अक्ले हैवानी से सिमत का अंदाज़ा करके टैक्सी के लिए खड़े हो गए, लेकिन टैक्सी को ना मिलना था ना मिली। इतने में अबर भी गिर आया और तलशा भी होने लगा। हमारे फिल्म देखने के दौरान में शायद बारिश हो चुकी थी, क्योंकि सड़क पर पानी खड़ा था और बड़ा उम्दा कीचड़ का गान तैयार था। वहाँ टैक्सी नहीं मिली।
10 कदम और हटकर खड़े हो गए, फिर चौक पर जा रुके, लेकिन कोई फायदा न हुआ। आखिर कहाँ सोचा कि हम कहाँ तक तेरे पहलू से सिरकते जाएं, टैक्सी नहीं तो जीपनी सही। इनमें भी उस वक्त रश था, लेकिन खैर एक में सवार हो गए। एक जगह सब सवारियां उतर गईं, हम बैठे रह गए। ड्राइवर ने कहा, साहब क्या वापस जाएगी? हम 10 तो दे कर उतर गए और एक दूसरी में सवार हो गए। बहुत दूर जाकर हमने साथ वाले मुसाफिर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम खुद ही बताओ। हमने कहा, हमारा अज़म तो होटल मेलोबाए का है। वो बोले कि ए अरबी, ये राह तुर्कस्तान को जाती है, हम तो उल्टी तरफ कई मील आ चुके। अब सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर जीपनी पकड़ो। ये तीसरी जीपनी कोई 5 मिनट के बाद इसी सिनेमा के सामने से गुजरी जहाँ से हम फिल्म देखकर चले थे। लेकिन एक जगह उससे भी हमें उतरना पड़ा, क्योंकि उसका रास्ता कुछ और था। एक मुसाफिर ने अज़राए मेहरबानी इशारा से कहा कि इसमें बैठ जाओ, वो तुम्हारे होटल की तरफ जाएगी। वो मसूफ़ा जिनकी तरफ इशारा किया गया था ऐसी जल्दबाज थी कि हमारा इंतज़ार किए बगैर चल निकली। यहाँ के लोग जीपनी के बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि इनको शिकवा है कि उसके ड्राइवर इसे जेट हवाई जहाज़ तस्वर करके उसी हिसाब से उड़ाते हैं और एक्सीलेटर पर पाँव रखकर अज़राए रकीकुल कल्बी आंखें बंद कर लेते हैं कि खल्के खुदा का खून हो भी तो कम अज़ कम वो ना देखें। उस रोज़ हमें मालूम हुआ कि हम जीपनी से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, क्योंकि हमने उस भागते भूत को जा लिया और आखिर सही सलामत मंजिल मकसूद पर पहुंच ही गए। एक भारतीय प्रोफेसर हमारे होटल में ठहरे हुए थे। वो जीपनी का नाम सुनकर बहुत हंसते थे। कहते थे कि जीप से जीपनी यूं बनाया गया है जैसे भूत से भूतनी। लोग कुछ भी कहें, हम तो जीपनी में बैठकर बहुत खुश हुए। मनीला में यही एक चीज़ देखने की पाई।